राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं गुनाहों के देवता का पार्ट 10। पिछले भाग में हमने सुना चंद्र थीसिस कंप्लीट कर देता है और जाकर डॉक्टर शुक्ला से आशीर्वाद लेता है। इसी खुशखबरी पर डॉक्टर शुक्ला उन सबको मिठाई खिलाते हैं। मिठाई खाते वक्त चंद्र बिनती से कुछ ऐसा कह देता है कि बिनती उदास हो जाती है। बाद में सुधा उसे मना भी लेती है। अब आगे। सुधा पर इन दिनों घूमने का धुन सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामिनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ सुधा उधम न मचाई है और सुख दुख की बातें न कराई है। बिनती को घूमना पसंद नहीं था। बिनती जरूर जाती थी। उसे सुधा के सभी मित्रों में सबसे ज़्यादा पसंद गेसु थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वह सुधा के ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बाहर भी नहीं गए थे। चंद्र 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की और आराम कर रहा था। उसने निश्चित कर लिया था कि बरसात के पहले किताब छुएगा भी नहीं। सुबह होते ही साइकिल उठाकर रोज़ गंगा नहाने चला जाता था। डॉक्टर साहब को भी गंगा नहाने की इच्छा होती थी, पर वह जा नहीं पाते थे। शाम को घूमते, सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख ही रहे थे कि चंद्र आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वही जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था ना, इस पर। तो क्या पदक आ गया? जी। चंद्र ने जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर डॉक्टर शुक्ला को दिया। बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राज मुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने वह पदक चंद्र के कमीज में लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंद्र जाने लगा तो डॉक्टर शुक्ला ने चंद्र को अपने पास बुला लिया। अच्छा, अब सुधा के शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ को लड़के के माँ और भाई सुधा को देखने आ रहे हैं। लड़के की बहन भी आ रही है गांव से। अच्छा। सुंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है? लड़का क्या करता है? लड़का शाहजहाँपुर का है, घर के जमींदार हैं। उसमें लिखा है सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, ब्राह्मण में तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिनती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा जाओ, सुधा से मिल आओ। वह सुधा के कमरे में गया, देखा सुधा है ही नहीं। वह बरामदे में आया, देखा महाराजिन खाना बना रही है और बिनती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही है। अच्छा आइए। दीदी तो गई है गेसु को बुलाने, आज गेसु की दावत है। पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिनती ने खिसका दिया। उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या है? दीदी के लिए कुछ लाए हैं क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? क्या वह दाल में मिलाकर खाएगी? जंगली कहीं की। उसे क्या तमीज़ है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात कहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। उसे बिनती ने इसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें अंगूठी पहनने नहीं आएगी तो क्या आपको आएगी? अच्छा दीदी कैसी लगी? अभी दीदी ब्याह में 16 श्रृंगार करेंगी। अच्छा दीदी कैसे लगेंगी घूंघट के आड़ में? अभी तक तो सर खोलकर चकई की तरह घूमती फिरती है। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदर ने बिनती से कहा। अरे हमारा क्या? बिनती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को शादी ब्याह में न पड़ती तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं?
चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। विनती भी कढ़ाई में से पकौड़ियाँ निकाल निकाल कर थाली में रखती रही। थोड़ी देर बाद जब पकौड़ियाँ डाल चुकी तब वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप, नहीं बताइएगा? फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। विनती बोली, क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है मुझे? कह देना जो कहना है, चंदन ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप। विनती ने मुस्कुरा कर कहा। उसके गालों में फूलों के कटोरा खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट नहीं जी। प्राइवेट क्या होगा? मैं भी तुमसे। सोने का मेडल है, एक लेख लिखने पर मुझे मिला है। और चंद्र ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। यह तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए। विनती बोली। क्या करेगी तू? चंद्र ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजा के लिए कान के बुंदे बनवा लेंगे। विनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज़ दिखाएंगे। क्या यह नहीं बताते? देखेंगे? चल पड़िएगा तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपकर हम कुछ नहीं कर सकते, यह तो तुम जानती हो। चंदर बोला, छुपाने की बात नहीं है, देखकर आप उन्हें बता दीजिएगा। हम खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के एक हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडा की तरह फहराते हुए आ रही थी। चंदर उसे देखकर हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही, विनती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दिया। अरे, बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, पाजी कहीं की। सुधा चप्पल उतारकर अंदर आई, झूमती हुई इठलाती हुई आ रही थी। कहो स्वार्थी मल, उसने चंदर की ओर देखते हुए कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें। पीढ़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंद्र के हाथ में रखते हुए बोली, इसमें क्या है? डिबिया उठाते हुए बोली, खोल ले। अच्छा, खत तक तो हमसे बिना पूछे खोल लेती हो, अब इसे पूछ के खोलोगी? हमने सोचा शायद डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही कुछ दी हो। सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी। यह तो उस निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। तब तो यह हमारा है, तुम्हारा तो है ही, अपना कब कहता हूँ, चंद्र ने कहा। लगा कर देखें। और उठकर सुधा जल्दी जल्दी चल दी। बिनती 2 पकौड़ी तो दो। और 2 पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में चल दिया। देखा, सुधा आईने के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। चंदर चुपचाप खड़ा देखता रहा। सुधा ने मेडल लगाया और तन कर खड़ी रही। उसे एक हाथ से वक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा उसे। चंद्र को मौका मिल गया। सुधा तो जैसे पानी पानी हो गई। गालों पर रत्नारी फूल फूट गए। लाज की रत्नारी फटी और एड़ी तक वह सुलग उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे? विनती इतने में तस्तरी में पकौड़े लेकर आ गई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और उसे देखकर बोली, लो रखो सहेज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज़ खो जाए तभी डांट भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। विनती ने धीरे से कहा, या मुरली मुरली धर की अधरान अधरी अधरान अधराऊंगी। चंदर और सुधा दोनों झेप गए। लो गेसु आ गई। चंदर ने विनती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। विनती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंद्र चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसु, फूल और हसरत बैठे बातें करते रहे। विनती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उसे कमरे में नाश्ता पहुंचाकर पानी का एक गिलास लेकर विनती चंदर के पास आई और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत।
और पल भर में तस्तरी में हलवा रख कर ले आई। अब मैं चलता हूँ, चंदर ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज़ दिखाएंगी। जरा गेसू से बात कराएं। बिनती बड़े भोले स्वर में बोली। आइए हसरत मियाँ। 6 वर्ष के हसरत मियाँ चूड़ीदार पैजामा पहने, पीले रेशमी के जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल पड़े। आदाब अर्ज। बड़े तमीज़ से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंद्र ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा लिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सर हिला दिया और बोला, कुछ खाना मत, हम नहीं खाएंगे। चंद्र बोला, हमारा भी। गेसू ने कहा था चंदर भाई से आदाब करना और कुछ खाना मत, हमारा भी उनसे नमस्ते कह देना। हसरत उठ खड़ा हुआ और चला गया। उसके पीछे पीछे चंद्र आया। हसरत सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा हम हलवा नहीं खाए। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं का, ले खा, और उसके मुंह में हलवा ठूंस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसू के बारे में बताने लगी। गेसू गर्मी बिताने नैनीताल जा रही है। वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म भी वहीं पूरी करेगी। जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं वे लोग, वगैरह वगैरह। बिनती बैठी गेसू और फूलों से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यही खाना है। मैं बिनती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिनती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे अपने आंचल में छिपा कर लाई थी। बोली, दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंद्र ने ताज्जुब से पूछा। जीजा जी की फ़ोटो है, बिनती ने मुस्कुरा कर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फ़ोटो चंद्र के हाथ में रख दी। अरे, ये तो मिस्र है, कांग्रेट कैलाश मिस्र। चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठी चार्ज, सभी कुछ घूम गया। चंदर के मन में जाने इस वक्त कैसा सा हो रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा अच्छी जगह ले गई। फिर कभी सोचता कि मिस्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता, नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिनती ने पूछा। लड़का बहुत अच्छा है। फिर चुप हो गया। बिनती चंद्र के पास खड़ी होकर बोली, श्री चंद्र बाबू, आपकी आंखों में यह आंसू, यह तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निभाए हैं, यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उस प्रकार तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, औलाद से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आपने कमजोरी कहाँ से आ गई? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फ़ोटो रख देती हूँ, वरना दीदी आ जाएगी। बिनती ने फ़ोटो ली और चली गई। बिनती जब लौटी तो चंद्र स्वस्थ था। बिनती और क्षण भर चंद्र ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिनती, मुझे यह लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होना ही था, सहना पड़ेगा। बिनती बोली, हाँ सो तो है। अच्छा बिनती, सुधा ने यह फ़ोटो देखी है? सुधा ने अभी नहीं देखी है। मामा जी ने मुझसे कहा था सुधा को दिखा दे फ़ोटो को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे, आप जब ठीक समझे तो दिखा दें। अच्छा। एक गहरी सांस लेकर चंद्र बोला। बिनती थोड़ी देर तक देखती रही। चंदर ने अपनी निगाहें चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो? बिनती, देख रही हूँ कि आपके पलकें झपके हैं या नहीं। बिनती बहुत गंभीरता से बोली, क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंद्र, नहीं, आप मजाक ना समझे। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने लोग देखे हैं, उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला है। कितने ऊंचे हैं, कितना विशाल हृदय है आपका।
पापा को खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई थी, इसलिए बिनती सेक सेक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खाना खा रही थी। चंदर बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर साहब छूत छात का ज़्यादा विचार रखते थे। देखो, आज बिनती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी मालूम हो रही है। एक तुम बनाती हो तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि रोटी है कि सोख्ता। चंद्र ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिनती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिनती के साथ हमारी ज़िंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। हम सब समझते हैं इनकी बात। बिनती ने रोटी देते हुए कहा। जब सुधा ने सर झुकाकर खाने लगी तो बिनती ने आँख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंद्र ने सिर हिलाया। फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्र को, वही बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था तो तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला, नहीं, खत वत नहीं लिखते। एक दफ़े बुलाओ तो उन्हें यहाँ। हाँ, बुलाएंगे, महीने 2 महीने बाद तुमसे खूब परिचय करा देंगे, तुम्हें उसकी पार्टी में भर्ती करा देंगे। चंद्र ने कहा। क्या उन्होंने अपना चित्र भेजा है? देखोगी? चंद्र ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ, हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से उन्होंने भेजा है चित्र। चंदर ने कहा। इनाम देंगे इन्हें, सुधा बोली और झट से चित्र छीन लिया। अरे, छू लिया चौके में से, बिनती ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी क्योंकि उसने छू लिया था। वह थाली अब नहीं खा सकती थी। अच्छी फ़ोटो देखी दीदी, सामने की थाली छूट गई, बिनती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से फ़ोटो पकड़कर देखी और बोली, चंदर, सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। फ़ोटो देखते हुए सुधा बोली, अच्छी लगी फ़ोटो? पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते ये, सुधा बोली। अच्छा सुधा, यहाँ आओ। और चंदर के साथ जाकर सुधा पलंग पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठ गया और सुधा के हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा, एक बात कहें, मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दोगी कि मानोगी? चंद्र ने उसकी अंगूठी घुमाते हुए कहा। हमने कोई बात आपकी नहीं मानी है, चाहे कुछ भी हो, चंदर ने पूछा। हाँ हाँ, कह तो दिया। अब ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी सुधा तुम्हारी बात नहीं मानती? आँखों में, वाणी में, अंग अंग से सुधा का आत्मसमर्पण झलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना सुधा। देखो, उसने सुधा की अंगुलियां अपने पलकों में लगाते हुए कहा। सुधी मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से? इस लड़के की शक्ल है हमसे ब्याह करने की? चंदर, हम ऐसी मजाक पसंद नहीं करते हैं, समझे कि नहीं? बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। तुम अभी वायदा कर चुकी हो, चंदर ने बहुत आजीजी से कहा। वायदा क्या? तुम कब वायदा निभाते हो? अरे कैसा वायदा? धोखा देकर बात की है। हिम्मत थी तो साफ साफ बात करते हमसे। हमारे मन में आता तो करते, इस तरह में बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा मारे गुस्से के रोने लगी। चंदर स्तब्ध हो गया। उसने इस दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या कहे सुधा से, कुछ समझ ही नहीं आता था। वह गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर, रोती हुई सुधा ने कहा, और आंचल से सर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, किसी से नहीं करूँगी।
तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने की ठानी है। मैं तो अभी सिर्फ सिर पटक कर मर जाऊंगी। और हमारे देश के सचमुच सुधा ने अपना सर दीवार में पटक लिया। चंदर ने सुधा को पकड़ लिया तो सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे ही चंदर उसके पास गया, न जाने कहाँ से ताकत आ गई हो, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंदर ने दबी जबान से कहा, छी सुधा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ये भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। कैसी बातें कर रही हो तुम? हम वही चंदर है ना? हाँ, वही चंदर हो। तभी तो इस सारी दुनिया में एक तुम ही रह गए हो मुझे फ़ोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दे दिया। हमें पापा से ये उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है? तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, यह फ़ोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी ज़बान हिली कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, हम कितना मानते थे तुम्हें। हमें नहीं मालूम था तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर तक सुधा चुपचाप सिसकती रही, फिर धधक उठी। कहाँ है वो फ़ोटो? लाओ, अभी मैं जाऊंगी पापा के पास। हाँ, मैं कहूँगी उनसे, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसे शादी नहीं करूँगी। मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। झूठी बात है। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो कदम बढ़ाया। सुधा जैसे पत्थर की बन गई। पलकों में निगाहें जम गई, होठों में हवा से जम गई, होठों में आवाज़ें जम गई और सीने में सिसकियाँ जम गई। चंद्र के घुटनों पर सर रख दिया और बड़ी भारी आवाज़ में बोली, चंदर, देखे तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें कब्र मुंह फाड़कर जम्हाई ले रहा हो। सुधा एकाएक फिर सिसक पड़ी और चंद्र के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर, तुम सचमुच मुझे निकाल कर ही मानोगे? चंद्र, मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंद्र के पाँव को छाती से चिपकाए सुनी सुनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी, दीवारों के पार। सुधा ने सिर उठाया। चंद्र बोला, सुधा, तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती हो कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। जो तुमसे नहीं कहा वह मुझे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या इसलिए आए हैं कि एक दूसरे को कमज़ोर बना दें? हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना है, सिर्फ इसलिए उसे अपने प्यार की शहनाई में बदल दें। गलत मत समझो। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कैसी हूँ। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही क्यों नहीं रहने देते। मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। मैं पापा के पास रहूँगी। शादी करने को मेरा मन नहीं कहता। मैं क्यों करूँ? तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। मेरे हृदय में क्या है सुधा? तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? पापा ने आज तक तुम्हें किस नाजों से पाला है, क्या तुम्हारा यह फर्ज नहीं? तुम उनकी बातों को ठुकराओ। और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे फ़ोटो पसंद कराऊं। अगर तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी तरफ मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे? तुम क्या चाहती हो? महज थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की ज़िंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे पापा? चंद्र ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था। लोग क्या कहेंगे?
बताओ, आज तुम शादी ना करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करे और दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं सुधा, नहीं, भर्राए गले से चंद्र ने कहा। फिर एक बात और है, सुनो सुधी, सोने की पहचान आग में होती है ना। लपटों में उसे अगर और निखार आए तभी वह सच्चा सोना होता है। सचमुच तो मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, यह तो अभी मालूम होगा, जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेले और बाद में विजयी हों, और तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया है। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रहोगी और मैं तुम्हारे पलकों की छाँव में रहा और बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहे, तो कायरता है और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधी, जो मुझे नाज था, वह कायर है। बोलो, तुम कहलाना पसंद करोगी कायर? सुधा फिर चंद्र के घुटनों में मुंह छुपा लिया। अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है, मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफान और तेजी। तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, क्या आज तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी? इतनी कुरूप क्यों हो रही हो आज? तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज़्यादा प्रकाशमान हो। तुम यह क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी, और आज मैं अपने कान से सुनूं? बोलो सुधी। चंदर ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई। बड़ी कातर निगाहों से सुधा ने चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा के सर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा, मैं जानता हूँ मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? बताओ, तुम ही पर अपना अधिकार मैं आजमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर। सुधा, जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना देता है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे और तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे, इससे अच्छा और क्या है? सुधा, चाहे तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहे तो एक अनुभूति। सुधा ने गहरी सांस ली। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा, और इस लड़के के साथ तुम वहाँ पर भी शक्ति हो, मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से, तुम्हें पसंद है, मैं पापा से कह दूँ? चंदर ने सुधा को उठा लिया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाए रखे। सुधा, मुझे तुम पर गर्व है, उसने गहरी सांस लेकर कहा और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। तकिया पर सिर रखकर सुधा लेट गई और फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। सुधा चुप थी, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के तलवों को अपने मुंह के पास खींच लिया, उस पर होंठ लगाकर चुपचाप लेटी रही। बिनती ने बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखा, सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी। चंद्र के तलवे में उसकी नरम कुंवारी सांस गूंज रही थी। चंद्र चुपचाप बैठा रहा। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट गया और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई है। सुधा उसके सिरहाने बैठे उसे पंखा झल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर आखिरी सांस लेती हुई मरणासन्न धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली,
कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊँगा, चंदर बोला। मैंने सोचा कि अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट में आंसू पोंछ लिए। अब आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।